नमस्कार, द एक्सक्लूसिव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई सबसे बड़ी घटना की आज की, जो कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है। 4 फायरिंग की गई हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर भी दी है। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं जरा। ये असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की तस्वीरें हैं और ये जो आपको ट्वीट करके जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, ये गाड़ी की शीट जो फटी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि गाड़ियों के पर गोलियों के निशान है, 2 गोली के निशान इस गाड़ी पर। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि गाड़ी के टायर पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से टायर पंचर हुआ और कुल 4 हमलावर वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी के ऊपर इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी पर गोलियों के 2 निशान, एक पहले दरवाजे पर और दूसरा पिछले वाले दरवाजे पर। असदुद्दीन ओवैसी से सीधा हम लोगों ने बात भी की। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं सुरक्षित हूं, दिल्ली अपने आवास पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काफिले पर हमला किया, वो भी एक ऐसी जगह जो कि टोल प्लाजा था, जहां पर की बड़ी संख्या में लोग पहले से मौजूद थे। 4 गाड़ियां असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में शामिल थीं। सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगा हुआ था। आमतौर पर पुलिसकर्मियों भी आसपास रहते हैं टोल प्लाजा के। ऐसी जगह पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के काफिले पर हमला किया गया, 4 गोलियां दागी गईं। जो चश्मदीद हैं उनका कहना यह था कि गनीमत रही है ये कि वहां पर कोई हताहत नहीं हुआ या गोली किसी को लगी नहीं, वरना यह हादसा और बदतर हो सकता था। असदुद्दीन ओवैसी को आपको सुनवाएंगे भी कि उन्होंने क्या कहा, और उससे पहले ये गाड़ी पर फायरिंग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको वो बातचीत भी सुनवाएंगे कि जब हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार ने फोन पर असदुद्दीन ओवैसी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। वहां के जो चश्मदीद मौजूद हैं उनका कहना क्या है, यह भी आपको सुनवाएंगे। इसी घटनाक्रम पर एआईएमआईएम के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो प्रदेश प्रमुख हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की है, जिसमें एक अपने सहयोगी के साथ बैठे थे। अचानक से उनको एक जोरदार आवाज आती है, वो चौंक जाते हैं। उसके बाद दूसरी आवाज आती है तो असदुद्दीन ओवैसी को उनके साथ बैठा हुआ साथी जो कि गाड़ी चला रहा था, वो कहता है कि हमला हुआ। सामने एक और दूसरी गाड़ी थी जिसमें कि बाकी सहयोगी बैठे हुए थे। उस गाड़ी को टक्कर मारते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी गाड़ी को दौड़वाया। वहां पर एक हमलावर मौजूद था, जिस हमलावर के ऊपर दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा भी दी थी और उसके बाद आगे पुल के पास जाकर के असदुद्दीन ओवैसी रुके, दूसरी गाड़ी में सवार हुए और फिर वहां से रवाना। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड
हुडी पहना था, दो लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन दो फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो असदुद्दीन ओवैसी ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। ये तथ्य सामने आना चाहिए कि आखिरकार एक सिटिंग एमपी के ऊपर ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कैसे की जा सकती है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ सोहेल हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम से नेता हैं, और बीजेपी से मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज के इस पूरा घटनाक्रम की। सबसे पहले देखिए असदुद्दीन ओवैसी की एक गाड़ी, जिस गाड़ी के ऊपर यह हमला किया गया, आगे और पीछे, यानी आगे और पीछे दोनों जगह पर यह हमला किया गया। जो ड्राइवर के बराबर में जो पैसेंजर सीट होती है, पहला हमला ये वहां किया गया, गोली पहले यहां दागी गई। उसके बाद जो पीछे की जो पैसेंजर सीट होती है उसके दरवाजे के ऊपर ये गोली का निशान आप देख रहे हैं, यानी दोनों जगह जो गाड़ी की जो चादर है वो फट चुकी है। ये दो गोलियों के निशान यहां पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि जब हमें पहला धमाका सुनाई पड़ा तो हम समझ नहीं पाए क्या हुआ। जब दूसरा धमाका सुनाई पड़ा तो उनके बराबर में जो व्यक्ति जो चला रहा था गाड़ी, उसने कहा कि हमला हो चुका है। उनके पीछे, गाड़ी के पीछे एक फॉर्च्यूनर कार थी, तीसरी गोली उसके ऊपर दागी गई। ये जब ताबड़तोड़ गोलीबारी वहां पर हुई तो असदुद्दीन ओवैसी के जो चालक थे गाड़ी के, उन्होंने गाड़ी को दौड़ा लिया। सामने जो दूसरी गाड़ी थी उसके साथ भिड़ंत भी हुई, गाड़ी के टायर को नुकसान हुआ। उसके बावजूद उनकी गाड़ी रोकी नहीं गई और टोल प्लाजा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जब एक पुल था, उस पुल के पास जाकर के असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी गाड़ी को रोका, वहां से गाड़ी को बदला और उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए सीधा रवाना हो गए। अब आपको एक एक करके कुछ और घटनाक्रम में बताएंगे। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर यह फायरिंग की गई है। छिजारसी टोल प्लाजा के पास ये फायरिंग हुई है। उन्होंने कहा कि दो लोगों ने मेरी गाड़ी पर यह फायरिंग की है। सबसे पहले प्रेरित, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि कुछ वक्त पहले असदुद्दीन ओवैसी अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। क्या घटनाक्रम देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी अपने घर के अंदर मौजूद हैं और वो अभी सुरक्षित है। उनके साथ जो लोग थे वो भी सुरक्षित हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जरा की तस्वीर दिखाएं कि उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के घर पे उनसे मिलने के लिए। और ये लोगों के अंदर भी एक बेचैनी, मैं इन लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि आपको जब जानकारी कब पता लगी कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है? अभी आधा घंटा पहले हमें मालूम हुआ है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर 4 राउंड फायर किए गए हैं और काफ़ी संख्या में उनके जो समर्थक थे वहाँ पर मौजूद थे और उनको 4 बंदों ने ये फाइट किया है। तो आपकी उनसे बात हुई? साहब से हाँ, बराबर बात चल रही है और कोशिश में है कि वो लोगों को अरेस्ट किया जाए। तो क्या वो परेशान भी है जब जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ है जिसका वो दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, परेशानी की तो सीधी सी बात है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिंदुस्तान के अंदर में ग्राफ बढ़ रहा है और जो विपक्षी पार्टियाँ वो परेशान हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का ये एक उदाहरण है कि बैरिस्टर साहब आप डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आवाम की दुख दर्द को समझ रहे हैं। यूपी के अंदर में इलेक्शन बहुत करीब है, तो दूसरी जो अदर पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो आज़ाद साहब को लेकर के मतलब परेशान है कि ऐसा ना हो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी प्रदेश के अंदर में अपनी पकड़ मजबूत करे और अच्छी सीटों से विनर रहे। तो लिहाजा क्या है कि लोग ये चाहते हैं ना कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछड़ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत पूरे हिंदुस्तान में आज देखी जा रही है। मैं वापस रविकांत लगातार से बने, लेकिन उससे पहले आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस घटनाक्रम की जानकारी आपको कब मिली और अब एआईएमआईएम की तरफ से क्या सामने मांगे हैं आपकी?
देखिए, ये जब इंसिडेंट हुआ, जब भी थोड़ी देर के बाद हमें पता चला, मैं ये कहना चाहूंगा, जो संविधान की हिफाजत और संविधान पे चलने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है, तो ये इस मुल्क के अंदर अब आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं दी जा रही है। पर हम खुले अल्फाज में कहना चाहूंगा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो हैदराबाद से एक अलग आवाज निकलेगी, उसकी जिम्मेदार सेंट्रल होम मिनिस्ट्री रहेगी, और उत्तर प्रदेश में आगे अगर जब कुछ होगा तो जिम्मेदार वही होगा। देखिए, असदुद्दीन अवैसी एक शेर है और डरने वाले का नाम नहीं है। एक सेकंड आसिफ भाई, एक सेकंड, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हैदराबाद से एक आवाज निकलेगी, उत्तर प्रदेश जिम्मेदार होगा, इसके मायने क्या हैं? देखिए, आप आगे एक आपके मुल्क, आपके स्टेट में एक इलेक्शन लड़ रही है पार्टी, एक मेहमान है, उसकी हिफाजत नहीं कर सके तो हम हमारे नेता की हम हिफाजत करना जानते हैं, और पूरा हैदराबाद उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा। सीधे सीधे अल्फाज में कह रहा हूं मैं, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जज से करा जाए, और जल्द से जल्द इसके पीछे जो भी है, जो सावरकर और गोडसे के वंशक है, जो विचारधारा रखते हैं, वो लोग को सामने लाना चाहिए, और जल्द से जल्द इसका जो सो आप पब्लिक के अंदर फैसला मत सजा सुनाइए। देना देखिए, चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि फैसला मत सुनाएं कि हमला किसने किया है, किसने नहीं किया। देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल जायज है, और इस मांग में मैं आपके साथ हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अगर हमला हुआ है तो तत्कालिक जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, बात बिल्कुल जायज है। लेकिन इसके अलावा आप पहले ही फैसला सुना दें कि हमला किसने किया, या हैदराबाद से आवाज आएगी तो उत्तर प्रदेश भुगतेगा, ये तमाम बातें जायज नहीं है, कम से कम ऐसे मौके पर। ये प्री प्लान है, ये हैंड एंड ग्लव हुआ सो काम है, ये सब मिले हैं इसके अंदर, ये सब जानते हैं, प्री प्लान मंसूबाबंद तरीके से असदुद्दीन अवैसी के ऊपर अटैक किया गया है। पर असदुद्दीन अवैसी डरने वाले का नाम नहीं है, बराबर हर घर फिरकर इलेक्शन का कैंपेन होगा, और वही मजबूती से वही अपनी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, और जवाब देकर बताएंगे। ठीक है, अच्छा मनीष शुक्ला भाई, सवाल सर आपसे रहेगा कि प्रदेश के अंदर तो ये इकबाल दिया जाता था इस बात का कि अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या फिर प्रदेश से बाहर हैं। आज सरेआम बीच राह पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर फायरिंग हो जाती है। देखिए अनंत जी, इससे मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा जी। निश्चित रूप से किसी भी एमपी हो या व्यक्ति हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, उसके ऊपर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो निंदा योग्य विषय है, और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है, हमलावर गिरफ्तार है। यद्यपि बहुत विस्तृत मुझे जानकारी इसलिए नहीं कि मैं डिबेट पे ही था और आपके यहाँ से मुझे इस पे बुलाया गया जी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो आपके माध्यम से मुझे दिख रहा है, उसके नाते से जरूर कहेंगे कि जो अपराधी है और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर अपराध करने की या कानून को हाथ में लेने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो उसकी जगह जहां है वहां वो भेजा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो MIM के प्रवक्ता बैठे हैं, जो उनकी भाषा है, राजनीति में उसका भी कोई स्थान नहीं है। हैदराबाद पूरा उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकी नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको दुख हो सकता है, और निश्चित रूप से, और हम लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं साहब, इंटेलिजेंस लेकिन किसी भी पार्टी प्लीज इस तरह से कैसा हो सकता है कि इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं है ये चीजें होने की? रोकिए, बताइए आप मुझे, आप बताइए। देखिए, नहीं, आसिफ सोहेल एक एक करके बात करते हैं सर। ऐसे इस तरह से संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग बहस ना करके सिर्फ चर्चा अगर करें और सार्थक चर्चा करें। आपकी जितनी मांगे आप सारी मांगे सरकार से रखिए और हम निर्बाध तरीके से तमाम मांगों को पहुंचाएंगे। लेकिन सेफ नहीं है, हाँ, आज उत्तर लेकिन एक एक करके एक क्रिमिनलों के तरफ से रूल हो रहा है। आसिफ सोहेल एक एक करके मनीष शुक्ला अपना जवाब दे दे, उसके बाद मैं ठीक वापस आपके पास लौट रहा हूं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसी मामले को लेकर के, उनकी जो जांच में अब तक सामने आए वो भी आपको दिखाएंगे हम। कंप्लीट कर लेने दीजिए जी, मैं बोलूं? जी जी बोलिए। निश्चित रूप से मैंने बयान दिया है, उस बयान का मंतव्य यही है कि जो भी आरोपी हो गिरफ्तार हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश में तो हमारे ऊपर आरोपी यही है कि हम लोग अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग आज जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधियों की गर्मी को शांत करेंगे, तो जवाब देने नेता सामने आते हैं, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये बात मेरी आपत्ति जरूर है कि आप ये कहना कि हैदराबाद उत्तर प्रदेश में आ जाएगा और उत्तर प्रदेश को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इसका भी स्थान नहीं है। ये जो शाब्दिक गोलियां हैं उसको भी न चलाई जाए जंगलों पर। बिल्कुल ठीक बात है सर।
मेरे सहयोगी मोहित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और रविकांत राय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। प्रदेश भर की सुरक्षा वैसे ही बहुत दुरुस्त है और आज मेरठ में एक कांड हो रहा है कि एक सिटिंग एमपी के ऊपर फायरिंग हो रही है। देखिए अनंत, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ये जो घटना घटी है ये गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार सिक्योरिटी में इस तरीके की चूक कैसे हुई। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सबसे पहले पुलिस का वर्जन आना चाहिए। आखिरकार जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो किससे बिलोंग करते हैं, क्या उनकी विचारधारा रही है या क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं। जब पुलिस अपना स्टेटमेंट जारी करेगी उसके बाद ही पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरीके की आवाज देनी चाहिए। जो पुलिस के स्टेटमेंट की बात आप रविकांत कर रहे हैं उसी बारे में अपडेट में मोहित से ले लेता हूं। मोहित, ये कहा गया कि हथियार बरामद हुए मौके वारदात से और साथ ही साथ गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई हैं। पुलिस की तरफ से और क्या जानकारी फिलहाल? आप कीजिएगा मेरे से अनुज मेरे साथ लगातार बने हुए। अनुज, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी? जी देखिए पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच के बाद उसका ये कहना है कि वो ओवैसी के बयानों से नाराज था, यानी साफ तौर पे चुनावी समर में जो जुबानी जंग चल रही है उसका इसे साइड इफेक्ट ही मानेंगे कि इस शख्स का ये कहना है कि ये ओवैसी के बयान से नाराज था, इसी वजह से उसने अपने साथी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि क्या ये किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किसी पॉलिटिकल नेता से इसका संबंध है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बारे में फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसके पास से जो पिस्टल है वो भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 9mm का ये पिस्टल है जिसको पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसका जो साथी है शुभम, उसका नाम बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है, उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि उसकी भी गिरफ्तारी जल्द ही हो जाएगी। लेकिन सचिन नाम का ये शख्स है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नोएडा का रहने वाला है और शुरुआती पूछताछ में उसने ये बताया है कि वो ओवैसी के बयान से नाराज था, इस वजह से उसने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया। हम फिलहाल जो है ऑफिशियल वर्जन की और प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका जुड़ने के लिए। और आसिफ सोहेल में प्राथमिक जानकारी आपको मिल गई है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बल्कि आपराधिक तत्व ऐसा था जिसने हमला किया में मौजूद है। गोरखपुर वो जगह जो कि कल योगी आदित्यनाथ पर्चा भी भरने जा रहे हैं, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। योगी रचेंगे एक और इतिहास। गोरखपुर बनेगा नई पारी का गवाह। शाह की मौजूदगी में कल योगी का नामांकन। 5 साल की सफल सियासी पारी खेलने के बाद योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से नए सियासी पारी का आगाज करेंगे। गोरखपुर सदर से नामांकन दाखिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ के नॉमिनेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के कलेक्ट्रेट में, जहां पर एडीएम फाइनेंस की ऑफिस है। कमरा नंबर 24 बनाया गया है, जहां पर 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। गोरखपुर योगी का होम टाउन, कर्मभूमि और राजनीतिक ताकत भी है। गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ ने अपना राजनीतिक किला बनाया, जहां से शानदार वोटों से जीतकर 5 बार सांसद बने। इस बार योगी की विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है, जिसकी वजह से योगी की चर्चा तेज हो गई। आदरणीय पूजनीय महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने। अगर आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तो फिर उनकी सरकार क्यों नहीं? सर, उन कहने का मतलब ये है कि जब उनकी सरकार थी तो हम लोग तो 12 घंटे भी नहीं बिजली पा रहे थे, और आज की डेट में जब से महाराज जी हुए हैं तब से 24 घंटे बिजली है। कहने में और करने में बहुत अंतर है। कुछ और लोग भी अपनी बातें कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। कहने में और करने में बहुत अंतर है। माहौल बहुत अच्छा है, महाराज जी जीतेंगे,
इस बार भी मुसलमानों ने जो है मन बनाया है देने के लिए, क्योंकि मुसलमान के एरिया में भी विकास हुआ है। सूबे के सियासी इतिहास के पिछले कई दशकों के दौरान यूपी का मौजूदा सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा सका। चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बन सका। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ सूबे के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? योगी की राह में आने वाली हर मुश्किलों को तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा सरकार बनाने को लेकर सीएम योगी के आत्मविश्वास को देखिए। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। और मैं सहयोगी रविकांत राय लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, गोरखपुर सदर सीट जहां से कि चुनावी ताल ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या माहौल आप देख रहे हैं वहां का, और कल नामांकन की तैयारियां क्या हैं? देखिए अनंत, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों में सबसे हाई प्रोफाइल कल नामांकन होने जा रहा है। इस वक्त मैं गोरखपुर सदर में हूँ। एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ कल योगी आदित्यनाथ नामांकन करने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसे भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगभग 11 बजे पहुँचने वाले हैं। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश के अध्यक्ष तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे जिस वक्त योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे। लेकिन गोरखपुर की जनता क्या सोचती है और इस नामांकन में जो बीजेपी अपनी ताकत दिखाने जा रही है उसके मायने क्या हैं? निखिल जी, कल भव्य नामांकन की तैयारी की जा रही है, क्या माहौल है अगर गोरखपुर और आसपास के रीजन में योगी आदित्यनाथ के यहाँ से चुनाव लड़ने का? देखिए, योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़ते वो निश्चित ही जीतते, लेकिन गोरखपुर की जनता को विशेष स्नेह देते हैं। वो तो गोरखपुर की जनता के बीच में आए हैं और वो यहाँ से नामांकन दाखिल कर रहे हैं और वो दाखिल करके चले जाएंगे। उसके बाद कार्यकर्ता जो है वो उन्हें स्वयं विजय दिलवा देंगे। यानी नामांकन दाखिल करने के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं। 402 विधानसभा में वो अपना कीमती समय दे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता खुद ही उन्हें स्वयं भारी मतों से विजय करके विधानसभा पहुंचा देंगे। चलिए आनंद, यहाँ की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ पर यकीन कर रही है और उनका ये कहना है कि एक बार नामांकन करने के बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं आते हैं तो उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अब कल के कार्यक्रम के बारे में अपने दर्शकों रविकांत, हम लोग वापस आपके पास लौटते रहेंगे और गोरखपुर की ग्राउंड रियलिटी आपसे हम लोग जानते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुख करते हैं चुनावी राज्य पंजाब का। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई अभी भी जारी है। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए कांग्रेस एक सर्वे करा रही है। सर्वे इस बात को लेकर कि पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सिद्धू होंगे या चन्नी होंगे। और खबर यह है टाइम्स ऑफ भारत के पास कि चन्नी इस रेस में आगे दौड़ रहे हैं। सवाल ये कि अगर चन्नी जीत गए तो सिद्धू क्या मान जाएंगे? पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन? पंजाब के सर्वे में नंबर 1 कौन? 6 फरवरी को ऐलान, सिद्धू या चन्नी? पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अब जल्द ही फैसला होने वाला है। इस बाबत कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे किया है और सूत्र ये बता रहे हैं कि न नवजोत सिंह सिद्धू और न ही सुनील जाखड़, बल्कि इस रेस में सबसे आगे चरणजीत सिंह चन्नी चल रहे हैं। पब्लिक जो चाहेगी वैसे होगा। राहुल गांधी अनाउंसमेंट करने वाले कहा जा रहा है 6 को लुधियाना आएंगे राहुल, उसकी भी तैयारी हो रही है। पता चला है मुझे, और 6 को अनाउंसमेंट होगी तो उससे पहले पता कर लेंगे लोगों से किसको चाहते हैं लोग, उस हिसाब से होगा। पंजाब के कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। 6 फरवरी को कांग्रेस आला कमान इसकी घोषणा कर सकता है। पंजाब कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस की लड़ाई थमी नहीं है। अब से 24 घंटे पहले तक मुख्यमंत्री पद की रेस में चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ फुल स्पीड में दौड़ रहे थे।
दोनों बड़े सीनियर नेता हैं, चन्नी जी और सिद्धू जी, इन दोनों ने अमृतसर से लेकर जलंधर के बीच में राहुल जी को ये कन्विंस किया कि हम भी दोनों चाहते हैं, पंजाब के लोग चाहते हैं, कांग्रेस के वर्कर चाहते हैं, अपोजिशन पार्टियों ने अनाउंस कर दिया, आप भी हम में से किसी एक को अनाउंस कर दो। तब उन्होंने स्टेज पे कहा कि सिंस ये दोनों कह रहे हैं और इनका ये कहना है कि पंजाब के लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए नेता चुनने के सर्वे में विधानसभा के उम्मीदवारों, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के सांसदों की राय ली जा रही है। कांग्रेस की ये कवायद इसलिए है ताकि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी जंग पर विराम लगाया जा सके। चन्नी साहब क्या चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को भी बनाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी अंदरूनी है कि अगर सिद्धू जी को बनाया जाएगा तो चन्नी जी नाराज होंगे, चन्नी जी को बनाया जाएगा। और सिद्धू जी भी कह चुके हैं कि किसी को भी बनाओ, मैं भी कह चुका हूँ। तो एक वचन दे दिया है पार्टी को कि जिसको भी बनाएंगे उसके साथ हूँ और उस वचन पे हम खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेकर मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश कर रही है, बल्कि आम जनता से ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम के जरिए मुख्यमंत्री के चेहरे पर राय ली जा रही है। अगले कुछ दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कॉलिंग की जाएगी और उनकी राय ली जाएगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कौन पसंद है। जिला अध्यक्षों को कॉल किया जाएगा, इसके साथ ही जो पदाधिकारी है कांग्रेस में उनको और जो कोऑर्डिनेटर है उन्हें भी कहा गया है कि राय लेकर जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस लीडरशिप तक सौंपी जाए। पंजाब और अब पंजाब के कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग भी तय करने में आपको आसानी हो कि अभी तक के आंकड़े क्या कहते हैं और आगे की तस्वीर उन आंकड़ों के बूते क्या रहने वाली है। पंजाब में चुनाव के वोट शेयर की बात कीजिए तो कांग्रेस को 38.5% वोट शेयर अभी तक था। उसके अलावा अकाली दल और बीजेपी को 30.6% वोट शेयर था, जबकि आम आदमी पार्टी को 23.7% वोट मिले थे। ये 2017 के आंकड़े हैं। लेकिन इसी में अगर स्पेसिफिक होकर के आप जाट और सिख समुदाय की बात करेंगे तो कांग्रेस को जाट सिख समुदाय ने 28% जाट सिख समुदाय ने कांग्रेस को इस मामले में सपोर्ट किया 2017 में। अकाली दल और बीजेपी को 37% जाट और सिख समुदाय ने सपोर्ट किया, जबकि आम आदमी पार्टी को 30% के वोट दिए गए। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जाट सिख समुदाय को लेकर एक क्लोज फाइट रही थी 2017 के चुनाव में। अगर ओबीसी सिख वोट की बात अगर हम लोग कर लेते, जो कि इस विधानसभा चुनाव में एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस के खाते में 2017 में 37% ऐसे वोट थे जो कि ओबीसी सिख वोटर्स के थे। अकाली दल और बीजेपी को 32% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 26% वोट मिले थे जो कि ओबीसी सिख वोट की। लेकिन अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट समुदाय जिसको कहा जा रहा है, और जिस समुदाय के होने की वजह से चरणजीत सिंह चन्नी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मजबूत पक्ष भी उनके पक्ष में है, वो है दलित सिख समुदाय के वोट्स। कांग्रेस को 41% वोट बैंक था 2017 में। अकाली दल बीजेपी को 34% था, जबकि आम आदमी पार्टी को 19% का वोट चेहरा बनाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया तो दलित सिख समुदाय जो है वो कांग्रेस से नाराज हो सकता है और कांग्रेस किसी हालत में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और यही वजह है जो हम लगातार कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में जो सबसे आगे चेहरा है वो चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा है। दागड़ एक्सक्लूसिव में छोटे से ब्रेक का वक्त है। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।